नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी से घबराई बीजेपी की वोटर अधिकार यात्रा के असर की। देखेंगे एसआईआर पर कैसे घिरता जा रहा है चुनाव आयोग। इमाम एसोसिएशन ने दिया आरएसएस चीफ को क्या जवाब। जानेंगे पीएम मोदी की जापान और चीन यात्रा के बारे में और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कालकाजी में सेवादार की जान लेने वाले मामले पर घिरी बीजेपी सरकार। आप संयोजक केजरीवाल का सीएम रेखा गुप्ता से सवाल, दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉलेजियम से मांग, कहा शीर्ष अदालत में की जाए महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति। 2021 से सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई किसी भी महिला जज की नियुक्ति। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया अप्लाई। राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में दिया आवेदन। 22 जुलाई को अचानक अपने पद से धनखड़ ने दिया इस्तीफा। अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को बताया गैर कानूनी। फिलहाल रोक नहीं, ट्रंप बोले टैरिफ हटे तो बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सियासी माहौल पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में शिफ्ट हो चुका है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा अब पटना पहुंचने वाली है। सासाराम, देहरी, सुपौल और सीतामढ़ी की सभाओं में जिस तरह से युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ जुटी, उसने कांग्रेस को नई ताकत दी है। तो वहीं बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। बीजेपी की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ खिसकता दिखाई दे रहा है और इसी की बौखलाहट अब बीजेपी नेताओं के अंदर दिख रही है। राहुल गांधी की यात्रा आरा पहुंची थी। राहुल खुली जीप में रोड शो कर रहे थे, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाने पहुंच गए। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद गाड़ी रुकवाई। जो नारे लगा रहे थे उन्हें बुलाया, उनसे बात की, उन्हें चॉकलेट निकाल कर दी। फ्लाइंग किस देते हुए राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ गया। राहुल ने साफ कर दिया कि बीजेपी की नफरत को वो मोहब्बत से हराएंगे। राहुल मोहब्बत बांट रहे हैं तो बीजेपी नेता राहुल पर हमले कर रहे हैं। प्रयागराज में बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने राहुल गांधी की तस्वीर को पायदान में लगाकर उसका उपयोग किया। सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ दिनों में हम टिश्यू पेपर में उनकी तस्वीर छपवाकर उसका उपयोग करेंगे। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकत विपक्ष के किसी कार्यकर्ता ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ की होती तो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती। एक दिन पहले ही पटना में कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी नेताओं और नीतीश सरकार में शामिल मंत्री ने हमला बोला था। जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की, उनके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आए हैं, लेकिन बिहार में उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जबकि पीएम मोदी के खिलाफ एक युवक जिसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, उसके बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ जरूर एफआईआर हो गई है। राहुल के खिलाफ बीजेपी की जो रणनीति है वो अब उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सुरेंद्र चौधरी जो आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं उससे राहुल गांधी का कोई संबंध ही नहीं है। ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी है कि जिस मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, राहुल गांधी उस मंच से पहले ही जा चुके थे। कार्यक्रम खत्म हो चुका था। उसके बाद एक युवक रिजवी उर्फ राजा अचानक ही मंच पर आ गया और अब ये भी साफ हो गया है कि जिस युवक ने पीएम के खिलाफ बयान दिया वो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जिस युवक ने पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया वो इस समय जब बिहार पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस भी ये कह रही है कि वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है, तो फिर बीजेपी के नेता राहुल को ही क्यों दोषी मान रहे हैं। साफ है बीजेपी का डर जो राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते दिख रहा है वो सामने आ रहा है। बीजेपी की बेचैनी बढ़ने का कारण साफ है, उसका वोट कांग्रेस के पाले में जो जा रहा है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा पटना पहुंचने वाली है। 1 सितंबर को पटना में पदयात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में सपा चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने मिलकर बीजेपी और एनडीए पर करारा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ रही है, इसका क्रेज लोगों में उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अंतिम दिन की पदयात्रा से पहले 14वें दिन इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। आरा छपरा में इस यात्रा में जो भारी जनसैलाब उमड़ा, उससे ये साफ हो गया कि 3 लड़कों की इस जोड़ी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2 भाई वोट चोरों की तबाही। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को साफ चेतावनी दे दी। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया,
लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो बीजेपी को इस्तेमाल करने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चेताते हुए कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, भाजपा का साजिशन फॉर्मूला ही है, पहले इस्तेमाल करें फिर बर्बाद करें। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने एसआईआर की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। अखिलेश ने आगे कहा कि इन सब बातों का भंडाफोड़ होने के बाद अब भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी। तो तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी का सिस्टम हैंग बता दिया। उन्होंने कहा कि ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। जिस तरह ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जितना जन समर्थन इसे मिल रहा है, उससे बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ी हुई है। वोट चोरी रोकने के लिए महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है, तो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव भी बढ़ा दिया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग अपनी मर्जी से काम करता दिख रहा है। 3 लाख वोटरों को नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है। बंगाल में भी एसआईआर शुरू हो रहा है, जिसे लेकर ममता के तेवर भी तीखे हो रहे हैं। उन्होंने तो विधानसभा का विशेष सत्र ही बुला लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन जिस तरह बिहार में 3 लाख वोटरों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर नागरिकता साबित करने को कहा है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख वोटरों के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। उसके खिलाफ विपक्ष का विरोध पहले से ही जारी है और अब पश्चिम बंगाल में भी राज्य की टीएमसी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। 1 सितंबर से 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कई प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। ममता सरकार सदन में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी, ये तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी विधायकों की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध भी तय है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी को भी वोट का अधिकार नहीं छीनने देंगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी 500 लोगों की टीम लेकर बंगाल आई है और लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, लेकिन मेरे होते हुए किसी भी बंगाली के मतदान के अधिकार को नहीं छीनने दिया जाएगा। ममता बनर्जी के ऐलान से साफ है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं लाने देंगी। इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। इसके अलावा सदन में बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ कथित अत्याचार को लेकर सेंसर मोशन भी लाया जा सकता है। यानी सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी के तेवरों से साफ है, एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संघ की मनमानी को लेकर भी खुलकर विरोध सामने आ रहा है। इमाम एसोसिएशन ने मोहन भागवत को जवाब देते हुए कहा है कि देश संविधान से चलेगा, गीता कुरान से नहीं। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले हालिया बयानों की कड़ी आलोचना की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि भारत संविधान और कानून से चलेगा, गीता या कुरान से नहीं। दरअसल पिछले 1 हफ्ते में भागवत ने 3 से ज्यादा बार कहा है कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। भागवत के इन दावों को राशिदी ने बाकी धर्मों का अपमान बताया है। इसके साथ ही यूसीसी पर उन्होंने कहा कि कोई भी समुदाय अपने पर्सनल लॉ को खत्म करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों, बौद्धों और सिखों के पर्सनल लॉ खत्म नहीं होने देंगे। हम ऐसे कॉमन सिविल कोड को नहीं मानने वाले हैं और मजबूती के साथ इसकी निंदा करते हैं। मोहन भागवत को समझ लेना चाहिए कि ये देश सबका है और संविधान ही इसकी असली ताकत है। मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके सारे बयान सियासी होते हैं। आरएसएस की मंशा पर सवाल उठाते हुए राशिदी ने कहा कि आप किसी को आक्रांता मानते क्यों हैं? जो मुसलमान यहाँ आया उसने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया, यहाँ से कुछ लूट कर नहीं ले गया, यहीं रहा, बादशाहत की और यहीं दफन हो गया। लेकिन अंग्रेज जिन्होंने सच में देश को लूटा और सब कुछ अपने साथ ले गए, उनके खिलाफ आपकी जबान क्यों नहीं खुलती है?
इमाम एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि देश में संघ का एजेंडा नहीं चलेगा। तो मराठाओं ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी की बार बार की वादा खिलाफी अब काम नहीं करेगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। मराठा नेता मनोज जरांगे ने मुंबई में आंदोलन तेज कर दिया है। तो क्या है जरांगे की मांग, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके नेता मनोज जरांगे ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। जरांगे ने साफ कहा कि मराठा समुदाय को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और उन्हें सिर्फ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए। उनकी मुख्य मांग है कि सभी मराठों को कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए, जिससे वो ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ पा सकें। जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी कि हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। अगर शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी होती है तो मैं अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर दूंगा। आंदोलन के दौरान जरांगे ने बीएमसी और राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम के दबाव में बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी की सप्लाई रोक दी है और धरना स्थल के पास के शौचालय और होटल्स भी बंद करवा दिए हैं। उनका यह भी आरोप है कि सरकार ने आसपास की दुकानें भी बंद करवा दी हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को असुविधा हो। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वंशावली समितियों का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। ये समितियां मराठा समुदाय के उन लोगों को जाति और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करती हैं जो कुणबी जाति के पात्र हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है और जरांगे कब तक अपना ये आंदोलन जारी रखते हैं। जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर अब अड़ गए, साफ कर दिया है कि इस बार तो वो अपनी बात मनवाने के बाद ही जाएंगे। तो वहीं पीएम मोदी जरूर 7 साल बाद चीन पहुंच गए हैं। पीएम पहले जापान पहुंचे थे, तो चीन यात्रा में पीएम का क्या है कार्यक्रम, देखेंगे रिपोर्ट। पीएम मोदी जापान के बाद अब चीन के दौरे पर हैं। जापान में 2 दिन की यात्रा के बाद वो चीन पहुंचे। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भारत चीन के संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे। लेकिन अब पीएम मोदी का ये दौरा एक नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। जापान में अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी मियागी प्रांत पहुंचे। मियागी के सेंडाई में उन्होंने जापान की एडवांस्ड बुलेट ट्रेन E10 में बैठकर सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ जापान के पीएम इशिबा शिगेरू भी मौजूद थे। उनका ये सफर इसलिए भी खास था क्योंकि जापान बुलेट ट्रेन बनाने में भारत की मदद कर रहा है। इसी के चलते भारतीय लोको पायलट्स को जापान में ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। सेंडाई में पीएम मोदी ने जापान के ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ट्रेन किए जा रहे लोको पायलट से भी मुलाकात की। उनका ये दौरा भारत जापान के संबंधों को मजबूत बनाने में कारगर नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच 150 समझौते हुए। जापानी पीएम इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। पीएम मोदी ने जापान से निकलते हुए वहां के पीएम और लोगों का धन्यवाद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि लोगों को फायदा पहुंचाने वाले नतीजों के लिए ये दौरा याद रखा जाएगा। जापान में उन्होंने 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया और अब चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में शिरकत करेंगे। 31 अगस्त को बीजिंग में आयोजित होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा ब्राजील से लेकर रूस तक कई देशों के लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी, जो अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि चीन और भारत के रिश्ते काफी मजबूत तो नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रूस, चीन और भारत एक साथ आ सकते हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि चीन में हो रहे SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच रहे हैं। वैसे नजरें सभी की 1 सितंबर को होने वाले बदलावों पर भी टिकी हुई हैं। तो क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं जिसका आम लोगों पर पड़ेगा असर, देखिए रिपोर्ट में। सितंबर से कुछ बड़े वित्तीय बदलाव होने वाले हैं जो देश भर के लोगों के मासिक बजट पर असर डाल सकते हैं। 1 सितंबर से होने वाले नए बदलावों में SBI क्रेडिट कार्ड शुल्क में बढ़ोतरी और रसोई गैस की कीमतों में संभावित कमी शामिल है। इसके अलावा FD दरों में भी कटौती की उम्मीद है। वहीं कुछ नियम आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने, आधार कार्ड अपडेट करने आदि से भी जुड़े हैं। इन बदलावों में पहला, LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव शामिल है। LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होंगे। सितंबर में घरेलू LPG सिलेंडर पर राहत भी मिल सकती है। दूसरा, SBI बैंक के नए नियम। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। बैंक ने साफ भी किया है कि अब कुछ खास कार्ड्स पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तीसरा, चांदी की हॉलमार्किंग जरूरी।
सरकार सितंबर में सोने की तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग जरूरी करने की योजना बना रही है। इससे चांदी की कीमतों में बदलाव संभव है। हालांकि हॉलमार्क वाले चांदी के जेवर या वस्तुएं खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। चौथा, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट सेवाएं होंगी मर्ज। रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज करने का ऐलान हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर 2025 या उसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना चाहते हैं तो वो अब सीधे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। पांचवा, एटीएम के इस्तेमाल पर नए नियम। जो ग्राहक निर्धारित मासिक सीमा से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं उन्हें ज्यादा लेन देन शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर मासिक बजट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए गैर जरूरी एटीएम से पैसे निकालने को कम करने की सलाह दी जाती है। ये सारे बदलाव 1 सितंबर से होने वाले हैं। इन बदलावों से अगर आपके रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी के हिंदू मुस्लिम एजेंडे में ये कहकर सेंध लगा दी कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे वो आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं। तो फिर भाई 11 साल से पिछले ये सरकार आखिर क्या कर रही थी, ये शायद सबको पता है। खैर, ऐसे में जब बिहार में चुनाव सिर पर हैं और बिहार में खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी मुद्दे हैं इस चुनाव में निर्णय देने के लिए, ऐसे में वही कह सकते हैं कि भागवत जी ने रायता फैला। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।